हेलो स्टूडेंट्स, कैसा हो सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए एंड होना भी चाहिए ऑलमोस्ट। सो अभी हमारे पास चैप्टर चल रहा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में है ऑलमोस्ट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छा सा लेक्चर था जहाँ पर हमने पढ़ा था एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हमारे पास, यार इस सर इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो रही है। तो अब हमारा उनसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जब हमने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, तो क्या उनमें प्रॉब्लम हुई थी? नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? थोड़ा सा आइडिया लगाइए। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो चैप्टर्स थे हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड, जहाँ पर हमको रूल्स याद करना था और रूल्स याद करने के बाद उनको अप्लाई करना था न्यूमेरिकल्स करने में। थोड़ी बहुत थ्योरी थी, लर्न कर ली हमने। हाइड्रोजन जब से स्टार्ट हुआ है तब से थ्योरेटिकल है। अब आप समझिएगा, 9th क्लास में उसका नाम पढ़ा जाता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 10th में थोड़ा सा आपने और जाना उसके बारे में। अब आप समझिए पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन के नाम पे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसके बारे में कितना डिटेल पे जाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक छोटी सी बात हमारे पास जनरेट होकर के आती है कि यदि आप ये सोच रहे हो कि पहला चैप्टर आपको ही इजी लगा था, रेडॉक्स रिएक्शन आपको ही इजी लगा था, मोल्स निकालना आपको ही आता है, आप ही केवल लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कर सकते हो, आप ही केवल ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो, तो ये है बिल्कुल रॉन्ग। जो चीज़ आपको इजी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को इजी लगेगी, ये फैक्ट है। और जो स्टूडेंट टॉप करता है ना, तो टॉप क्यों करता है? नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि भाई उसको ये चैप्टर अच्छे से आता था, बिकॉज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स उसको अच्छे से आते थे। आइदर इट इज थ्योरेटिकल और आइदर इट इज न्यूमेरिकल। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है, आपको यदि अलग करना है, सबके अंदर की इच्छा होती है कि भाई मेरे को सबसे ज़्यादा परसेंटेज चाहिए। कंपैरिजन बिल्कुल मत करो कि भाई मेरे को इससे ज़्यादा लाना है। मेरे को क्या करना है? अपना बेस्ट देना है। और अपना बेस्ट तभी दे पाओगे हमारे पास जब आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्या हो, क्लियर हो। सो यदि आपके अंदर ये थिंकिंग है कि भाई मेरे को इतना स्कोर करना है, 90+ स्कोर करना है केमिस्ट्री में, एक छोटा सा एग्जांपल, क्लियर? तो यदि 90+ स्कोर करना है तो बहुत फैक्ट सी बात है, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री आपको पूरी आनी चाहिए। कहीं थोड़ा ही चांस हो जहाँ पर आपके पास वो रॉन्ग हो, बट मोस्टली आनी चाहिए, तब जा करके आपके पास इतना स्कोर होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो कंडीशन वही है कि यदि आप दूसरों से अलग करना चाहते हो, बात समझ में आ रही है, तो ही आपको दूसरों से अलग रिजल्ट मिलेगा। अब यदि आप सोचो कि जो चैप्टर सबको इजी लग रहे थे वही मैं भी अच्छे से तैयार कर लूँ, और जो सबको हार्ड लग रहे थे वो मुझको भी हार्ड लग रहे हैं, तो वहीं से आप पीछे हो गए। सो ये है हाइड्रोजन। यहाँ पर थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, समझना है कि ये हुआ तो कैसे हुआ, एज वेल एज उसको लर्न भी करना है टिकटो कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, एंड दैट इज द नेक्स्ट वन, कि मतलब आपके पास बोस प्रोसेस है तो ये ऐसे होती है, इस टेम्परेचर पे होती है, इस प्रेशर पे होती है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। बात में आ रही? लेंस प्रोसेस है, ऐसा होता है हमारे पास। नेसेंट हाइड्रोजन है तो ये होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। प्रिपरेशन हमें यदि हाइड्रोजन का पढ़ना है तो वो हमें एग्जैक्टली पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द रीजन। इसीलिए हमने आपके पास 2 न्यूमेरिकल चैप्टर्स के बाद तीसरा हम थ्योरेटिकल चैप्टर लेकर आए। क्यों? क्योंकि हम आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कितना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। हमारे पास थ्योरेटिकल चैप्टर्स को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ये एक तरीके से एसएसटी की तरीके ही है। जैसे एसएसटी को पढ़ने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डेट्स याद रखनी है, उसमें आपको एम्परर नेम याद रखना है, उसमें आपको किंगडम याद रखना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी है। और जब कभी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे माइंड में थोड़ा ज़्यादा वर्क पड़ता है, और जहाँ ज़्यादा वर्क होगा वहाँ माइंड हमारा सोचता है कि इन सब चीज़ों से अलग हो जाओ, ये चीज़ हार्ड है। तो हार्ड तो कुछ नहीं है, बट हमारी सोच उसको हार्ड बना रही है। पासन में आ रही है? तो कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है। यदि हम अभी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर देते तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता, फील आ रहा होता कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा सा ऐसा चैप्टर लाओ जो थोड़ा सा अप लेवल पे हो और जहाँ पर आपको अच्छे समझ में आए। हार्ड नहीं है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर? सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पढ़ेंगे आपके पास हाइड्राइड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपके पास बोला हुआ था। क्लियर? हाइड्राइड्स। तो अब देखिए जरा बोर्ड पे हमारे पास ये 5 हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पास। पहली हाइड्राइड आपको दिखाई दे रही होगी आयनिक हाइड्राइड। क्लियर? इसी आयनिक हाइड्राइड को ही हम बोल देते हैं आपके पास क्या, सॉल्ट लाइक। बात समझ में आ रही है? या तो हो गई आयनिक हाइड्राइड या फिर हमारे पास हो गई सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सेकंड नंबर केस पे हमारे पास देख रहे होगे आप
तो वहां पर आपके पास आ रहेगी कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। थर्ड नंबर आपके पास मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, फोर्थ नंबर इंटरमीडिएट हाइड्राइड, और फिफ्थ है आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो ये 5 हाइड्राइड्स हैं हमारे पास। ये हाइड्राइड्स क्या है? ये हाइड्राइड्स वही है जो हमने हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब कभी हाइड्रोजन किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो वहां से हाइड्राइड फॉर्म होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो यदि हम आपके पास 1 बाय 1 पढ़ेंगे, डिटेल से जो हम पढ़ेंगे वो 2 पढ़ेंगे, पहली और दूसरी, आयनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड। क्लियर? बाकी आपके पास मोस्टली नॉर्मल है, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो होता क्या, हाइड्राइड्स के बारे में यदि कोई हमसे बोले कि व्हाट इज हाइड्राइड, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है एक। क्या है हमारे पास? बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट हो। एलिमेंट, एटम नहीं। हाँ, बात समझ में आ रही है? जैसे बोला जाए आपके पास CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या है? ये बाइनरी कंपाउंड है। बोला जाए CO2, ये भी बाइनरी कंपाउंड है। लेकिन यदि बोल दिया जाए HCO3, तो ये बाइनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट आ गए। तो दैट इज द रीजन यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया हमारे पास बाइनरी कंपाउंड। अब बाइनरी कंपाउंड में तो आपके पास फिक्स है कि एक हमारे पास क्या होना चाहिए, अदर एलिमेंट, और एक एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। क्लियर? तब जाकर के हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोल देते हैं क्या, हाइड्राइड। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो मोस्टली हमें ये पढ़ना था कि फर्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं आपके पास कि हाइड्राइड। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाइड्राइड्स एक्चुअल में ये क्लासीफाई जो किया गया 5 तरीके से, क्लासीफाई किस बिहाफ पे किया गया। तो जैसे हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हो गया A और ये हो गया H, तो दिस वन इज अ एलिमेंट सिंबल, और ये हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि यदि हमारे पास सपोज करिए इसके अंदर टेंडेंसी है क्या करने की, केटायन फॉर्म करने की, इसके अंदर टेंडेंसी है एनायन फॉर्म करने की, तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो इसी पे बेस्ड है। तो यदि आपके पास हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहने का मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ऐसे हम आपके पास समझा दें इसको, तो ये समथिंग कुछ ऐसी शेयरिंग हुई है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसका है, A का है। तो A हमारे पास कोई एक एलिमेंट का सिंबल है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन H अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करा रहा है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे पास H कि इसको पूरा अट्रैक्ट करा ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है इसको अट्रैक्ट कराने की। तो इस पे आ जाता है डेल माइनस चार्ज और इस पे आ जाता है डेल प्लस चार्ज। क्लियर? इसके बीच में जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं क्या, EN डिफरेंस। क्या बोलते हैं हमारे पास, EN डिफरेंस। EN डिफरेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि इनके बीच में ज़्यादा है, कहने का मतलब आपके पास हम कह सकते हैं जो चार्ज सेपरेशन है वो भी ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपके पास इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं कि ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड कैसा फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, आयनिक। विदाउट एनी डाउट कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारे पास, आयनिक। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? अब यदि हमारे पास इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, बात समझ में आ रही है, तो यहां से आप लिख लो कि चार्ज सेपरेशन यदि ज़्यादा है तो जो हमारे पास बॉन्ड होगा उनके बीच का वो भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, आयनिक। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा आयनिक होता जाएगा। अब ध्यान समझना, यदि हमारे पास इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, बात समझ में आ रही है, क्या है, कम है। तो जब कम है तो कहने का मतलब कि ना तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करा रहा है और ना ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करा रहा है, और करा भी रहे हैं तो बहुत लेस करा रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में शेयरिंग हो रही है। मतलब आपके पास ये अपना पूरा कंट्रोल इस पे रखे हुए, इस पे, और ये पूरा कंट्रोल रखे हुए अपने एटम पे।
तो जब दोनों के एटम अपने अपने पास हैं, ना ये इसको अट्रैक्ट करा पा रहा है ना ये इसको अट्रैक्ट करा पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो चार्ज सेपरेशन है हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आपके पास उनके बीच का बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास कोवेलेंट हो जाएगा। तो जितना हमारे पास चार्ज सेपरेशन कम होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारे पास वो क्या होता जाएगा, कोवेलेंट होता जाएगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट होता जाएगा और उतना ही कम आपके पास आयनिक होता जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो व्हाट डिसाइड्स कि आयनिक होगा कि मेटेलिक होगा या फिर आपके पास ऑलमोस्ट कोवेलेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो कोवेलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने का मतलब ये है कि दोनों की सेम अट्रैक्शन पावर है, ये भी उतना ही अट्रैक्ट करा सकता है वो भी इतना ही अट्रैक्ट करा सकता है, तो दैट इज द रीजन वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। हम से एक एक एग्जांपल आपको पढ़ाएंगे आगे जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। और यदि डिफरेंस ज़्यादा है तो मतलब साफ है हमारे पास। एक तरीके से इसको आप समझना चाहो तो आप देख लो, जैसे HCl लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो हम सेम का ले लें, HH का ले लें, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है, NaCl ले लो और NaH ले लो क्योंकि हाइड्राइड की बात कर रहे हैं ना। और यहाँ पर यदि बात करो आप तो ठीक है, ओके, तो यहाँ ले लो AlH3, हाँ मतलब 3 हाइड्रोजन होते हैं तो Al और H के बीच का ले लो और Na और H, AlH3 होता है उसका हमने एक बॉन्ड ले लिया AlH, या फिर आप तीनों बना लो, यहाँ पर H यहाँ पर भी बना लो H, AlH3। तो अब कंडीशन देखिएगा, जो Na है और जो K है तो उसमें आपके पास किसका साइज हमारे पास ज़्यादा है, Na+ का। ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम। तो जब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा देगा, मतलब ये प्लस चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये माइनस कर लेगा। तो दैट इज द रीजन कि इनके बीच का जो सेपरेशन है चार्ज का वो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आयनिक होगा। लेकिन यहाँ पर ये कम रिएक्टिव है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करा पाएगा, और नहीं करा पाएगा तो दैट इज द रीजन कि इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, कोवेलेंट है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। अब इसको हम टाइप बाय टाइप पढ़ लेते हैं, तब जाकर के आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर आपके पास आयनिक, आयनिक हो गया, या फिर इसी को हम बोल देते हैं आपके पास सॉल्ट लाइक, क्लियर, आयनिक, सॉल्ट लाइक और सलाइन हाइड्राइड, क्लियर। सो ये हमारे पास पहला हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर आपके पास क्लियर, तो सारे जो एल्कली मेटल हो गए हमारे पास, क्लियर, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे के सारे आपके पास ऑलमोस्ट आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट Be एंड Mg, क्लियर। बात समझ में आ रही है, कौन कौन नहीं फॉर्म करते हैं हमारे पास, Be नहीं करता और Mg नहीं करता। तो अब ये Be और Mg क्यों नहीं करते हमारे पास, इसके पीछे भी रीजन होता है क्या, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इसमें वो बहुत क्या होता है, कम होता है, क्लियर। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस Be और Mg में कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास उनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट, ना कि आयनिक। और इंटरेस्टिंगली ना तो आपके पास ये कोवेलेंट होते हैं ना आयनिक होते हैं, ये होते हैं आपके पास इंटरमीडिएट। अब कैसे हम आपके पास, तो आगे इसको हम पढ़ेंगे। हालांकि ये तो आपका कोवेलेंट होता है लेकिन ये आपका इंटरमीडिएट में आता है। तो ये हमने आपके पास पढ़ लिया कि द हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो हमारे पास क्या होगा, Be एंड Mg। तो अब हमारे पास इसकी यदि हम प्रिपरेशन पे चले जाएं, क्लियर, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स में हमारे पास पहला आपके पास हो जाएगा फर्स्ट नंबर मेथड बाय हीटिंग मेटल्स in the presence of current of hydrogen, current of hydrogen। अब बात आ रही है करंट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हमारे पास। करंट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि जैसे हाइड्रोजन होती है गैस, अब हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है, मूव करती रहती है,
तो ऑब्वियसली बात है उसके आयंस भी क्या करते रहेंगे, हमारे पास मूव करते रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आपके पास करंट फ्लो होता है तो करंट में क्या होता है, जो चार्जेज होते हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तभी तो करंट जनरेट होता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो दैट इज द रीजन हमारे पास करंट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मूव करने का मतलब क्या, हाइड्रोजन किस फॉर्म में, हमारे पास गैसियस फॉर्म में। क्लियर है। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर जो प्रिपरेशन है आपके पास वो है आपके पास लिथियम का। जब हम लिथियम की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 600 डिग्री सेल्सियस और फॉर्म हो जाता है हमारे पास LiH। बैलेंस करना चाहो तो ये हमारे पास बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर समझिए कितना हमारे पास, यहाँ पर माइंड में एक डाउट आना चाहिए कि भैया आपने टेम्परेचर ले लिया 600 डिग्री सेल्सियस, चलो अभी डाउट नहीं आ रहा हमारे पास, अब थोड़ा सा हम डाउट और जनरेट करते हैं। हम कुछ ऐसा बोल देते हैं आपके पास, हमने आपके पास H2 के साथ रिएक्शन करा दी और टेम्परेचर हमने ले लिया 450 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से हमने फॉर्म कर दिया 2MH। अब आप बोलोगे M क्या है, तो M भैया हमारे पास है Na और K हमारे पास सोडियम मेटल्स हो सकती है और पोटेशियम मेटल हो सकती है। तो जब सोडियम और पोटेशियम मेटल है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो वहाँ से ये फॉर्म हो रहा है। क्लियर। अब थोड़ा सा चलो और डाउट क्रिएट कर देते हैं आपके पास। तो सर कितना डाउट क्रिएट करोगे सर खैर हम यहाँ पे कर देते हैं 150 से 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर फॉर्म कर देते हैं MH2 कर देते हैं। ठीक है, ओके। और M ले लेते हैं आपके पास क्या, BEMG तो करेंगे नहीं, कार, स्कूटर और पिताजी। खैर कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये तो अब लॉजिक समझिए जरा हमारे पास क्या है। लॉजिक ये है कि जो Li है हमारे पास, यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो Li आपके पास फर्स्ट ग्रुप में आता है। यहाँ पर आता है बेरिलियम, यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हालांकि अलग रखा जाता है ना, ये पढ़ाया था हमने आपको। फिर आपके पास आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रूबिडियम और फिर आ जाता है हमारे पास सीजियम। यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्लियर। Fi। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी कि ये भाई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो पार्टिसिपेट केवल हमारे पास उतने में ही करना है। तो अब आप देखो जरा पहले वाले केस में जहाँ पर आपके पास लिखा होगा कुछ ऐसा, तो अब उस केस में आप क्या देख पा रहे होगे, हमारे पास सीधा सा लॉजिक कि जो भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कंडीशन लिखी हुई है Li, Na, K, Rb, CS में, तो हमने पढ़ा हुआ ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता जाता है। तो जब साइज बढ़ता जाएगा तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। और साइज जिसका सबसे बड़ा होगा CGM का, तो CGM सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब CGM की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर हमको कम चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। क्लियर है कि कहने का मतलब ये जस्ट वही कॉन्सेप्ट है कि वाटर जो होता है कोल्ड वाटर के साथ कुछ मेटल्स रिएक्शन करती हैं जो हाई रिएक्टिव होती हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आता है बॉइलिंग वाटर, उसके साथ मॉडरेट रिएक्टिव वाली रिएक्शन करती है। क्लियर। और स्टीम वाटर के साथ उससे भी कम जो रिएक्टिव होती है वो रिएक्ट करती है। तो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि जो भी मेटल खुद में ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करा देती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो खुद ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ता है ताकि हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करा सके जिससे कि रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो सके। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि लिथियम है सबसे लेस रिएक्टिव, तो दैट इज द रीजन हमारे पास आपके पास उसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ा, तब जा करके हमारे पास वो कंबाइन होकर के ये फॉर्म करेगा। क्लियर। और वहीं पर हमारे पास सोडियम, उसके बाद रिएक्टिव ज़्यादा, फिर ये। तो इस केस में हमने क्या बोला कि इतने टेम्परेचर पे ही रिएक्शन आपकी प्रोसीड आउट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब हम बात करें Rb और CS की, तो ये हम इस प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट उसका एडिशन नहीं कराते हैं, उसमें हम उसके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट के साथ कराते हैं। तो अगला प्रोसेस उसका हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो B और Mg हमने पढ़ा आपके पास कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। तो दैट इज रीजन की आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करेंगे, ये फॉर्म करेंगे कोवेलेंट, जिसमें Be आपका कोवेलेंट फॉर्म करता है, Mg आपका इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। कैसे करता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बचे 3, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम। तो कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम आपके पास इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो आपका लिथियम था। तो दैट इज रीजन आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर हमारे पास कितना रिक्वायरमेंट हुआ 150 एज वेल एज -200 की रेंज में।
लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसका, टेम्परेचर का, कि जितना ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव होगा उतना हमारे पास कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी और रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास सेकेंड नंबर हो गया हमारे पास बाय हीटिंग कार्बोनेट्स इन करंट ऑफ हाइड्रोजन। सेम कंडीशन कि हाइड्रोजन गैस होगी, उसकी प्रेजेंस में हम क्या कर दें, आपके पास हीट कर दें, तो हमारे पास वहाँ से फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो अब ये जो आपके पास होगा ये हो जाता है हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा MCO3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, और M क्या हो जाएगा हमारे पास रूबीडियम और CgM। हम पूरा डिटेल में आपको पढ़ा देंगे ऑलमोस्ट, आप ये समझ लीजिए। यदि आप ये नोट्स अच्छे से प्रॉपर बनाते हो तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास Mg कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 600 से 650 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से फॉर्म हो जाएगा MH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर। और M आपके पास वही होगा जो हमारे पास रिस्पेक्टिव आपका। क्लियर। बात समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो M है तो M आपके पास सिंपल सा वैलेंसी उसकी 1 ही रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के हैं तो H ही फॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास हो गया रिमेनिंग मेटल्स का। दैट मीन्स आपके पास जितनी भी एल्कली मेटल थी और एल्कलाइन अर्थ मेटल थी वो आपके पास कंबाइन होकर के रेस्पेक्टिव आपके पास हाइड्राइड्स फॉर्म कर गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन को प्रोसीड आउट करने के लिए हमको एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैटलिस्ट क्या करता है, हमारे पास रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। बात समझ में आ गई हमारे पास। क्लियर है। अब इसका हमारे पास एक और बहुत फेमस मेथड है, उसको देख लेते हैं हमारे पास। थर्ड नंबर आपके पास बाय हीटिंग ऑक्साइड इन करंट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। कि मतलब आपके पास हम जो ऑक्साइड है उसको हम आपके पास हीट कर दें, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो वहां से भी हम आपके पास ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसके ऑक्साइड को कर दें, तो हम कोई भी एग्जांपल ले लें आपके पास। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड की हमने क्या कर दी, ऑलमोस्ट रिएक्शन करा दी H2 गैस के साथ, और यहाँ पर हमने आपके पास लिख दिया 250 डिग्री सेल्सियस और 0.8 ATM। क्लियर। Mg की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो फॉर्म हो जाएगा आपके पास वो फॉर्म हो जाएगा CaH2 प्लस H2। क्लियर। तो अब CaH2 तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत फेमस कंपाउंड है हमारे पास। ये आपके पास हो जाएगा क्या, हाइड्रोलिथ। क्लियर है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से यदि हम आपके पास इसमें देखना चाहें तो CaH2 प्लस H2O। ओके। ये हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा और रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। इसी को बोलते हैं अलेक्जेंडर मेथड। क्या, अलेक्जेंडर मेथड। बात समझ में आ रही है कि जहां पर हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन्स लाइम की रिएक्शन हमने करा दी करंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ Mg कैटलिस्ट। तो वहां से जाकर के हमारे पास फॉर्म हो गया हाइड्रोलिथ दैट इज रेस्पेक्टिव हाइड्राइड। अब आप ध्यान समझिएगा, इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सबको याद रहेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो हमें इस पे वर्कआउट करना है। अब देखिए उसमें 600 डिग्री सेल्सियस था, फिर 450 हुआ, फिर हमारे पास 150 से 200 आ गया। बात समझ में आ रही है। जो आपके पास कार्बोनेट्स थे उनकी जब रिएक्शन हुई थी तो वहां पर आपके पास मैग्नीशियम कैटलिस्ट था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी। तो दैट इज द मेन थिंग कि हमारे पास जो वर्कआउट हमें करना है, वर्कआउट हमें आपके पास करना है किस पे, जो हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस है। रिएक्शंस कंडीशन यदि एक बार आपको समझ में आ गई, याद हो गई, तो आपको पूरे चैप्टर में टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होने वाली। बट यदि रिएक्शन कंडीशंस नहीं याद है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्लियर है। तो अब हमारे पास इधर देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज आ रही है हमारे पास। 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज को समझते जाइएगा कि एक्चुअल में उसका क्या मतलब है। तो बोर्ड पे आगे होगी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, देखिएगा लिखा हुआ ऑल सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात, हमने पढ़ा भी हुआ है कि जहाँ कहीं भी आयनिक होगा तो आयनिक का मतलब ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स, और जब स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिक्स ज्योमेट्री रखेगा, मतलब क्रिस्टलाइन।
तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, फिक्स ज्योमेट्री। और आपके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स। सेकंड प्रॉपर्टी आप देख पा रहे होगे बोर्ड पे हमारे पास, तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है दीज हाइड्राइड्स आर डेंसर देन करस्पॉन्डिंग मेटल्स। अब इसका मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब मेटल्स होती हैं, है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ऐसा होता है हमारे पास, क्लियर। तो ये जो स्पेस होता है हमारे पास ना, जो ये बीच में स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं वाइड। पूरा चैप्टर है सॉलिड स्टेट आपके पास, क्लास 12th में पहला चैप्टर, क्या बोलते हैं उसको, वाइड। तो हमने पढ़ा हुआ कि कोई भी सॉलिड होता है तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं करता क्रिस्टल को, उसके बीच में स्पेस होता है हमारे पास, और उसी की वजह से वो वाइब्रेशन करते हैं। तो जब ये गैस हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जब ये जाकर के उसमें कंबाइन होती है, तो ये उन्हीं वाइट्स में जाकर के हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, इन्हीं वाइट्स में जाकर के। तो आप समझिएगा डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, कि कितने वॉल्यूम में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो यदि आपके पास वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन यदि आपने उसमें शुगर मिला दी तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के बैठ गए। ऐसे यहाँ पर भी कि जो ये गैस होती है ये इन्हीं वॉइड्स मतलब स्पेस में जाकर के फिल हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मेटल की, जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, बढ़ जाती है। किससे? इनके करस्पॉन्डिंग मेटल से। क्योंकि मेटल में तो स्पेस था, लेकिन हाइड्राइड जो उसका फॉर्म हुआ वो आपका पूरा का पूरा ट्रैप हो गया। किसके थ्रू? हाइड्रोजन के थ्रू। तो दैट इज द रीजन लिखा हुआ हमारे पास कि जो आपके पास ज़्यादा डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू दियर मेटल्स। और लास्ट हमारे पास इन मोल्टेन स्टेट्स दीज हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, कि जो मोल्टेन स्टेट होती है हमारे पास, मोल्टेन स्टेट का मतलब कि जब हम आपके पास उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, हीट हो जाता है, तो उसमें ये कंडक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस होते हैं, तो दैट इज द रीजन कंडक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी हमारे पास है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हमारे पास क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके पास हीट करने के बाद भी अपने आप को स्टेबल कर सके, और अपने आप को स्टेबल वही कर सकेगा जिसके बीच का बॉन्ड बहुत छोटा था। कहने का मतलब यदि हम लिखना चाहें इस केस में, तो ये ऑर्डर कुछ ऐसा हमारे पास हो जाएगा, LiH, NaH, KH, RBH, CSH। अब आप देखिएगा हमारे पास ये ऑर्डर हमने क्यों लिखा। ये ऑर्डर हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप देखिए सबसे छोटा साइज जिसमें किसका है, लिथियम का, फिर सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम उससे बड़ा, फिर रुबिडियम बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा, सीजियम, सबसे छोटा कौन सा, लिथियम। तो ऑब्वियस सी बात है जब लिथियम छोटा है तो हाइड्रोजन तो सब में एक ही एक बार है ना, तो हाइड्रोजन के जो एटम का साइज है वो तो सब में फिक्स रहेगा। क्लियर? दैट मीन्स बॉन्ड जो लेंथ होगी वो कौन डिसाइड करेगा, लिथियम। बॉन्ड लेंथ का मतलब समझिएगा, जब आपके पास दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो यही तो कंडीशन होती है। तो अब एक फिक्स कर दिया गया हाइड्रोजन, दूसरा बढ़ता चला जा रहा है, तो बढ़ता चला जा रहा है तो दूसरे की रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी, तो जितना ज़्यादा उसका साइज होगा उतना आपके पास बॉन्ड लेंथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये मार्कर है, छोटा सा है, ब्रेक करना आसान है कि डिफिकल्ट है। यदि ये बड़ा होता तो और आसानी होती ब्रेक करने में, और छोटा हो गया थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, और छोटा हो गया डिफिकल्ट हुआ। अब इससे भी छोटा यदि हो जाए, इतना हो जाए, तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट नहीं होगा, बीच से होगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड छोटा होता जाता है उतना आपके पास उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता जाता है। कहने का मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो गई। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि आप सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कराओ, और हीट प्रोवाइड कराने के बाद वो कितना जल्दी ब्रेक हो रहा है, और जितना जल्दी तभी ब्रेक होगा जब उसके बीच का बॉन्ड ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी। यदि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा नहीं है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दैट इज द रीजन की थर्मल स्टेबिलिटी आपके पास ज़्यादा होती है। किसकी? सबसे ज़्यादा LiH की, और उसके बाद सबसे कम हमारे पास किसकी हो गई, CSH की। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास। ऐसी सेम कंडीशन आपके पास हो जाएगा ग्रुप सेकंड में, है ना। लेकिन यदि बात करिए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में, तो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ग्रुप सेकंड की। क्यों? क्योंकि ग्रुप सेकंड का साइज छोटा है। हमने पढ़ा ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज करता है। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, घटेगी, कम होगी। क्लियर? लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास? क्लियर है? तो ये ऑर्डर था हमारे पास किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का। और लास्ट ऑर्डर हमारे पास देख लो आप, सिंपल सा लॉजिक बोर्ड पे आ गया होगा हमारे पास, रिएक्शन विद AlCl3 एंड BoCH3 टू द होल थ्राइस। क्लियर? तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास।
आप इसमें देख लो जरा, रिएक्शन जब हमारे पास होती है तो क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और कैसे हमारे पास कंडीशन होती है। तो देख लो जरा हमारे पास पहला कि जब हम आपके पास रिएक्शन कराने किसकी AlH3 की, ऑलमोस्ट क्या बोला गया आपके पास, स्टेटमेंट एक बार रीड आउट करिएगा कि जो रिएक्शन कराई गई हमारे पास वो आपके पास LiH की करा दी गई किसके साथ, AlCl3 के साथ, है ना। एक बार तो ये रिएक्शन हो गई, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास जो कराई जा रही है वो ये है कि जो आपके पास सोडियम हाइड्राइड है उसकी हम रिएक्शन करा देते हैं आपके पास ट्राईमिथाइल बोरेट से। क्लियर है, बात समझ में आ रही। तो अब जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपके पास LiAlH4 प्लस AlH3। क्लियर, तो ये जो LiAlH4 फॉर्म हुआ हमारे पास, ये LiAlH4 क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है। अब ऐसे यदि हम नीचे वाले केस में देखना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ NaBH4 प्लस NaOCH3। क्लियर है। अब सॉरी, यहाँ पे ऊपर आपका AlCl3 होगा ना, क्योंकि क्लोराइड है ना आपके पास, AlCl3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? क्लियर है। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे सिंपल सा लॉजिक कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर LiH और AlCl3 में, LiAlH4, ये सबसे मेन कंपाउंड है आपके पास, सबसे मेन कंपाउंड ये हैं आपके पास क्या, ये हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों ये आपके पास जो है ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड। क्लियर, ये जो हमारे पास है ये है आपके पास ट्राईमिथाइल बोरेट। क्लियर, ट्राईमिथाइल बोरेट, ये हो गया आपके पास सोडियम हाइड्राइड। तो मतलब रिएक्टिविटी का लॉजिक सिंपल सा वही है कि यहाँ पर यदि हमने रिएक्टिविटी कराई AlCl3 के साथ तो आपके पास एक कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और आगे आप पढ़ोगे तो यही कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, यही क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्लियर है। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर आपके पास इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है LiAlH4, जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये भी और ये भी बहुत यूज किए जाते हैं आपके, शायद आपको याद हो जब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी पे जाना था हमने, हाइड्रोजन के साथ एडिशन कराया था, और NiPt और Pd की प्रेजेंस में कराया था निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम। वहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ऐसे जब हमने आपके पास यहाँ पर रिएक्शन करा दी ट्राईमिथाइल बोरेट के साथ तो वहाँ से फॉर्म हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस इसका नाम होता है सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर है, बात समझ में आ रही। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आपके पास। क्लियर, अब इसके यूजेस पे आ जाइए जल्दी से, बहुत जल्दी से यूजेस देख लीजिए, हमारे पास बोर्ड पे आ गए होंगे। तो पहला यूज हमारे पास लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम आपको पढ़ा के गए कि भाई हमारे पास ऑलमोस्ट जो हाइड्राइड इससे मिला हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है आपके पास एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आपके यूज किए जाते हैं। सेकेंड नंबर देख रहे हो प्रिपरेशन ऑफ LiAlH4 और NaBH4, अभी पढ़ा के गए आपको। और लास्ट हमारे पास सोर्स ऑफ स्टोर्ड हाइड्रोजन, कि मतलब जो हाइड्रोजन होती है वो इन्हीं मेटल पे एडजॉर्ब करा दी जाती है। एडजॉर्ब का प्रोसेस हम पढ़ा चुके हैं कि जो फिनोमेना सरफेस पे होती है। क्लियर, तो ये सरफेस पे जाकर के एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर, तो अब आ जाते हैं आपके पास सेकेंड नंबर पे कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड, अब इसी को बोल देते हैं आपके पास और मॉलिक्यूलर। देखिए हम पूरे एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं आपके पास, कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम आपके पास छोड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब आप यदि उसको नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है। क्लियर, तो यदि आपसे बोला जाए कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, तो आप कह सकते हो हमारे पास कि जहां पर जो EN डिफरेंस है ना, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वो हमारे पास बहुत लो। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है तो हम कह सकते हैं हमारे पास कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो आपके पास शेयरिंग से फॉर्म हुआ होगा, ना कि
हमारे पास लॉस या गेन से। और ये जो फॉर्म होते हैं आपके पास हाइड्राइड्स, ये पी ब्लॉक के थ्रू होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 13 ग्रुप से लेकर के आपके पास 17 ग्रुप तक। अब नोबल गैसेज को मत घसीटो बीच में, क्लियर है? नोबल गैसेज नहीं, बाकी उनको छोड़ करके 13 से लेकर कहाँ तक? 17 तक। एक्सेप्ट एक इकलौता छोड़ दो। बोलो सर उसके साथ भेदभाव क्यों? बोले हम कहाँ कर रहे हैं? टेलुरियम। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हो गया हमारे पास? टीएल, सॉरी टीएल आपके पास टैक्लम होता है शायद, नहीं सॉरी टीसी, टीएल, हाँ ओके। ये आपके पास आता कहाँ पर है? तेल बेचते हैं, ठीक है, ओके। टीएच, हाँ ये आपका थैलियम है, क्लियर? क्या है हमारे पास? थैलियम। टेलुरियम तो टी होता है। खैर हम आपको पूरी याद करा देंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3 में। यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास? थैलियम, है ना? तो इसको छोड़ करके, हालांकि इसका एक हाइड्राइड फॉर्म हुआ है TlS3, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर, इसकी प्रॉपर्टीज वो क्या है हमारे पास? अननोन है। भैया प्रॉपर्टीज के बारे में जब पता ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि हमारे पास हाँ ये हाइड्राइड कहा जा सकता है? हालांकि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो हाइड्राइड तो है, बट इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता है, और वो भी आपके पास काफ़ी टाइम बाद हमारे पास ये मिला है हमको, है ना? तो इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं 13 से 17 तक के रेडियो एक्टिव को छोड़ करके सारे के सारे हमारे पास फॉर्म करते हैं क्या? ऑलमोस्ट कोवेलेंट हाइड्राइड। अब इसमें बात आती है कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो मोनोन्यूक्लियर हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मोनोन्यूक्लियर और जो आपके पास बाइन्यूक्लियर दोनों फॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं जरा मोनोन्यूक्लियर क्या होता है और बाइन्यूक्लियर क्या होता है। तो देख लीजिएगा हमारे पास मोनोन्यूक्लियर, जो आपके पास मोनोन्यूक्लियर हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, क्लियर? तो जो मोनोन्यूक्लियर हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे वो हो जाएंगे आपके पास SN, PB, SB, फिर उसके बाद आपके पास हो जाएगा BI, फिर आपके पास TE, और फिर आपके पास PO। तो मतलब ये एलिमेंट्स हो गए हमारे पास जो आपके पास मोनोन्यूक्लियर फॉर्म करते हैं, और इनके साथ साथ हमारे पास हो जाता है एंड हैलोजन्स, हैलोजन, ये मोनोन्यूक्लियर फॉर्म करते हैं। अब मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके पास सिंगल न्यूक्लियस एटम हो, हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस एटम। कहने का मतलब कि यदि हैलोजन के थ्रू फॉर्म करें तो आप देखो हैलोजन कोई भी ले लो, जैसे Cl ले लिया तो क्या मिल गया? HCl। HCl में देखो एक क्लोरीन है ना हमारे पास, तो दैट मीन जिसके थ्रू हाइड्रोजन अटैच हो रहा है वो सिंगल होना चाहिए। यदि वो सिंगल है तो मतलब आपका मोनोन्यूक्लियर है, यदि वो 2 बार है तो मतलब डाइन्यूक्लियर है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो ये तो हमारे पास हो गया मोनोन्यूक्लियर का। अब यदि हम बात करें आपके पास कि जो मोनोन्यूक्लियर हो, और मोनोन्यूक्लियर होने के साथ साथ हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियर है वो भी आपके पास देख लेते हैं। क्या? मोनोन्यूक्लियर एंड पॉली। पॉली का मतलब 2 हो सकता है, 2 हो सकता है हमारे पास 2 से ज़्यादा हो। तो मोनोन्यूक्लियर हो गए हमारे पास, और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स हो गए। तो मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स बहुत सिंपल है हमारे पास। क्या देख लीजिएगा? बी हो जाएगा, दैट इज बोरॉन। बोरॉन के साथ साथ हमारे पास एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर आपके पास इंडियम, कार्बन, कार्बन के बाद आपके पास सिलिकॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर उसके बाद इंडियम, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एज वेल एज हमारे पास सल्फर। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गए जो आपका मोनोन्यूक्लियर भी देंगे और पॉलीन्यूक्लियर भी देंगे। यदि एग्जांपल इसका लेना चाहें तो पहले एलिमेंट का ही ले लो, BH3। अब ये BH3 क्या है? मोनोन्यूक्लियर है। बोरॉन ट्राईहाइड्राइड क्या है हमारे पास? मोनोन्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि सिंगल बोरॉन है। अब वहीं पर आप बोल दो B2S6, तो B2S6 क्या है हमारे पास? ये आपके पास पॉलीन्यूक्लियर हो गया। यदि हम बात करते हैं आपके पास एल्यूमिनियम की, AlS3, तो ये क्या हो गया हमारे पास? मोनोन्यूक्लियर हो गया। तो ये एलिमेंट्स हैं जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट एक सिंगल एटम भी हो सकता है न्यूक्लियस में, और 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो कंबाइन होकर के हमारे पास फॉर्म करते हैं क्या? पॉलीन्यूक्लियर। अब पॉलीन्यूक्लियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जहाँ पर वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ अटैच होकर और लंबे हाइड्राइड्स फॉर्म करते जाते हैं। तो पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? जैसे यहाँ से हम बोलें कि BH3 है, एक बार BH3 और कंबाइन हो गया तो B2S6 फॉर्म कर गया।
ऐसे कुछ हाइड्राइड्स होंगे जिसमें बहुत बार मोनोन्यूक्लियर आपका कंबाइन होता जाएगा, तो उसको बोल देंगे हम क्या, पॉलीन्यूक्लियर। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो कुछ ऐसा होता है। एक तो होता है हमारे पास क्या, XHN और XH8-N, जहाँ पर X क्या हो गया हमारे पास, X हो गया हमारे पास एलिमेंट सिंबल, क्लियर, और जो N है हमारे पास वो हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब यदि यहां से आप देखना चाहो तो XHN, तो मतलब यदि हम X के सोडियम ले लें तो सोडियम में आपके पास फर्स्ट ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट ग्रुप है सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड हो गया, और फिर कहाँ से 13 से 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, और यहाँ से देख लीजिए 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, और फिर हमारे पास 17। तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, और केवल इन्हीं ग्रुप्स पे हमें काउंट करना है इस फॉर्मूले को। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2, फिर 13 में 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, फिर इसमें 7। तो वही वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो जैसे आप देखो जरा, क्लोरीन आपके पास कितना तक इसका था, 17 का, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंबल लग दिया क्लोरीन, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर H8-7, 8-7 मतलब 1 आ गया, तो फॉर्मूला क्या मिल गया, HCl। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये आपके पास जो अप्लाई होगा, ये कहाँ से किस पे होगा, 1, 2, 13 और 14 पे, और ये कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और उसके सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 14, 15, 16 और 17 पे, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स की, कैसे हम आपके पास उसको फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड पे हमारे पास। उसके बाद यदि हम आपके पास क्लासिफिकेशन पे जाएं, आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ये क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट हाइड्राइड का। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम हो गए। आप देखो जरा कैसे कम हो गए, एग्जाम्पल हम इसका ले लें, जैसे हमने ले लिया B2S6, तो अब हमने क्या किया, इसमें बॉन्ड फॉर्म किए, तो बोरॉन का एक फॉर्म हो गया हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही अगला बोरॉन हमने पढ़ा था ना, 2 BH3 कंबाइन होते हैं, तो 3 बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गए, 3 यहाँ फॉर्म हो गए। भाई बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, 3 शेयर कर दिए, लेकिन इसके बीच में शेयर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, और इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। मतलब ऐसी हाइड्राइड्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम पड़ जाएं बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए, उसको बोल देते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, और लेवाइस एसिड्स, क्लियर, बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं वही आपके पास लेवाइस एसिड होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज़्यादा है, धनी है आपके पास ये। तो एग्जांपल इसका ले लो हमारे पास, जैसे NH3 ले लिया आपने। अब NH3 में नाइट्रोजन है, 3 मान लीजिए आपके पास बॉन्ड फॉर्म कर गया, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास फिर भी बच गया, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर कर गया, फिर भी 2 बच गए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन रिच, और यही होते हैं हमारे पास क्या, लेवाइस बेसिस। बात समझ में आ रही। और लास्ट हमारे पास हो जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। प्रीसाइज नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको बॉन्डिंग के लिए उतने ही अवेलेबल हो, ना ज़्यादा और ना आपके पास कम। तो जैसे हमने बोल दिया CH4, अब CH4 में कार्बन के पास 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड फॉर्म कर देगा। हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बोले सर क्या बना रहे हो ये, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कुछ हमारे पास। बात समझ में, टेट्राहेड्रल। तो खैर ये तो बात की बातें हैं, जब आप पढ़ोगे खुद ही समझ लोगे। अभी तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि 4 आपके पास
इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर गया, और दैट इज द रीजन कि आपके पास जो CH4 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, कहने का मतलब ऐसे हाइड्राइड जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जितने की बॉन्डिंग करने के लिए। यदि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग से तो इलेक्ट्रॉन रिच, यदि आपके पास कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यदि उतने ही है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेवाइस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन रिच आपके पास लेवाइस बेसिस, और ये आपके पास न्यूट्रल। क्लियर, क्या हो गया हमारे पास ये न्यूट्रल। तो अब इसी में एक क्वेश्चन है आपके पास NCERT में, कमेंट करना है कि जो CN है H2N+2 ये हमारे पास लेवाइस एसिड है, लेवाइस बेस है कि न्यूट्रल है। तो अब ये सी बात है, आप देखो कि कार्बन यदि यहाँ पर 1 रख दिया हमने तो फॉर्मूला क्या मिल गया, CH4, और CH4 अभी तो पढ़ के गए। तो जितना भी एल्केन्स होता है, या एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, बात समझ में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के शेयर रहते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होता किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो जितना भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सारा का सारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बात समझ में आ गई हमारे पास, क्लियर है। सो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाइड्राइड्स। क्लियर, अब आ जाते हैं इसके हम प्रिपरेशन पे। देखिए जरा प्रिपरेशन में कोवेलेंट हाइड्राइड्स के, पहला जो हमारे पास फर्स्ट नंबर प्रिपरेशन है हमारे पास सिंपल सा, बाई डायरेक्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट। जो एलिमेंट है और हाइड्रोजन है उसकी हम क्या करा दें, डायरेक्ट रिएक्शन करा दें। तो वहां से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं आपके पास क्या, यदि शायद आपको याद हो हैबर्स प्रोसेस, कुछ याद है हैबर्स प्रोसेस जिसमें हमने फॉर्म किया था अमोनिया। तो क्या हुआ था हमारे पास, मेन कंडीशन देखो सबसे बड़ी वही है, ये सबको याद होगा कि भाई हमारे पास N2 गैस है, H2 गैस के साथ रिएक्शन करा दो तो फॉर्म हो जाता है NH3। तो ये तो सबको याद है ना, वही तो मैं आपको बताया कि शुरुआत के लेक्चर में कि जो चीज़ सबको याद है वो तुम याद मत रखो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जो सबको याद है वो तुम ना याद रखो, जो तुमको याद है वो दूसरे याद ना रखें, तो बात तो बराबर ही हो गई ना। खैर, तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, कि मतलब किस टेम्परेचर पे हमारे पास रिएक्शन हो रही होगी, और क्या हमारे पास तो यहाँ पे था 450 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM, और क्या था Fe+M, पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि 80% होता है, ये 20% इसको प्रोमोटर बोलते हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, शायद याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या करा दिया, डायरेक्ट आपके पास रिएक्शन करा दी और उसके थ्रू हमारे पास ये फॉर्म हो गया। दूसरा यदि हमारे पास यदि हम रिएक्शन कराना चाहें तो देख सकते हो आप, हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ से क्या फॉर्म हो गया, H2O। कोई डिफिकल्टी, बोले नो डिफिकल्टी सर, सही है हमारे पास, यस सर सही है सब। भैया गलत है, यहाँ लिखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक स्पार्क भी लिख देता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब यही है, करंट प्रोवाइड कराना होता है। बात समझ में आ रही है। तो मेन कंडीशंस तो यही हैं, वर्कआउट करो इस पे, नहीं तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। अभी तो आपके पास शुरुआत है, आगे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा। ये रट लिया तो काम हो गया, यदि ये नहीं रट पाए तो ये तो दुनिया को पता है कि हाँ H2 है, O2 कंबाइन हो गया, H2O मिलता है। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अभी फेस करो, बाद में वो पता ही नहीं चलेंगे कि हाँ प्रॉब्लम थी भी क्या एक्चुअली। बात समझ में आ रही। तो ऑर्गेनिक इसीलिए लोगों को टफ लगने लगती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन ऐड हो जाता है और लोग बोल देते हैं कि भाई केमिस्ट्री हार्ड हो गई। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास पहला प्रोसेस। दूसरा देख लेते हैं, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, बोराइड्स एंड सिलिसाइड्स। सिलिसाइड्स का मतलब सिलिकॉन से है, कार्बाइड, बोराइड एंड सिलिसाइड। तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे आपके पास कि जो रेस्पेक्टिव कार्बाइड होगा, बोराइड होगा और जो सिलिसाइड्स होगा उसकी हम रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास रेस्पेक्टिव जो आपके पास है वो आपके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो जैसे पहले देख लीजिएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड, इसका हमने क्या करा दिया आपके पास हाइड्रोलिसिस। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से एसिटिलीन गैस मिलती है, दैट इज C2H2। क्लियर है, बात समझ में आ रही। कि जो कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड क्या होता है आपके पास कार्बन। क्लियर। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब हमने रिएक्शन करा दी वाटर के साथ तो वहाँ से फॉर्म हो गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको मिल गया वहाँ पर एसिटिलीन गैस। ऐसे यदि हम आपके पास लेते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड की,
तो ये क्या हो गया हमारे पास Mgc2, है ना। तो अब ये कार्बाइड क्या, बोराइड ले लो आपके पास, क्योंकि आपके पास एक कार्बाइड तो हो चुका है। तो बोरॉन में 3 होता है आपके पास, 3 वैलेंसी होती है, और मैग्नीशियम में 2 होती है। तो ये फॉर्म हो गया Mg3b2 जब हम इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, H2O के साथ। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो आप देखिए जरा, मैग्नीशियम जो आपके पास है वो क्या कर जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, किसके साथ, जो H2O है। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, MgOH2 द होल ट्वाइस प्लस B2S6। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये है आपके पास डाइबोरेन, इसी को बोलते हैं हम डाइबोरेन। ये भी आपके पास सिलेबस में है, अभी इसी चैप्टर में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, डाइबोरेन के बारे में। बोले सर क्या क्या पढ़ना है, बात समझ में आ रही है। और बैलेंसिंग आप सेल्फ करा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपके पास बैलेंसिंग के बाद क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। और तीसरा आप देख सकते हो कि हमारे पास सिलिसाइड है। तो सिलिसाइड बड़ा सिंपल सा हमारे पास, इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दो। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 4 होती है, तो Mg2Si हो जाएगा। फिर जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, सेम कंडीशन, MgOH द होल ट्वाइस प्लस SiH4। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो भी हमारे पास रेस्पेक्टिव आपके पास हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस रेस्पेक्टिव रिएक्शन के बाद हमारे पास जो आपके पास है वो हाइड्राइड्स आपको पर्टिकुलर मिला। पहला हाइड्राइड जो मिला वो मिला कार्बन का, दूसरा हाइड्राइड जो हमारे पास मिला वो मिला आपको बोरॉन का, और तीसरा हाइड्राइड मिल गया आपके पास किसका, सिलिकॉन का। क्लियर, अब आ जाते हैं इसकी लास्ट प्रोसेस पे। लास्ट प्रोसेस बहुत सिंपल सी है कि रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, थर्ड है रिएक्शन विथ LiAlH4। क्लियर, और LiAlH4 अभी हम पढ़ के गए थे क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब कभी भी हम आपके पास किसी भी ऑलमोस्ट जो भी आपका ट्राई हैलाइड है, यहाँ पर लिख लो रिएक्शन विथ ऑफ ट्राई हैलाइड, है ना। तो अब यहाँ से यदि हम अभी आप याद करो, हमने ट्राई हैलाइड एक एग्जांपल पढ़ा हुआ था, किसका पढ़ा हुआ था हमने, बोरॉन का। तो बोरॉन की ट्राई हैलाइड की जब हमने रिएक्शन कराई थी आपके पास, तो वहाँ से क्या मिल रहा था आप देख लो जरा यहाँ पर। जैसे हमने आपके पास ले लिया BCl3 ले लिया सपोज करिए, अब हम उसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ से आप देखना चाहो तो देख लो, Li प्लस होता है तो इस पूरे पे चार्ज कितना आएगा, माइनस। अब माइनस कैसे आएगा, ऐसे भी देख सकते हो, ये +3 और ये -4, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, माइनस। क्लियर है। तो जब आपके पास यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड आउट कराते हैं, तो पहले तो आपके पास देखो BCl3 था, अब ये रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो ये फॉर्म कर देगा B2S6 प्लस, फिर आगे हो जाएगा आपके पास AlCl3, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास LiCl। तो ये प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन भी है, जब रिएक्शन हम उसकी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके पास ये यूज होगा। तो आप क्या देख पा रहे होगे इसमें कि सिंपल सी रिएक्शन जब हमने कराई ट्राई हैलाइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वहाँ से आपके पास रेस्पेक्टिव फॉर्म हो गया हाइड्राइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड। तो यहाँ से इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज में देखिएगा जरा, 1 बाय 1 बोर्ड पे आ जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी सिंपल सा लिखी हुई है हमारे पास कि दैट मीन्स जो आपका कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो गैसेज होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स एज वेल एज जो हमारे पास लिक्विड्स हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। हमने अभी भी पढ़ा कि इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपका कम होता है, तो डायरेक्टली जरिए कि वो कोवेलेंट हो जाता है। और जब कोवेलेंट हो जाता है हमारे पास, तो मोस्टली आपके पास ये तो गैसेज फॉर्म में होंगे या आपके पास लिक्विड होंगे। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब कि जिसको आप हीट करो तुरंत वेपर फॉर्म कर जाए। कहने का मतलब वेपर तभी फॉर्म करेगा कोई लिक्विड जब उसके बीच की बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। और लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है यस, बहुत सिंपल सा हमारे पास जो लिखा हुआ है आपके पास सॉलिड्स। ग्रेट में जो सॉलिड्स होंगे वो भी उनका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब साफ है कि यदि आप उसको हीट करोगे तो वो तुरंत हमारे पास आपका अलग अलग हो जाएगा। क्लियर। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है सिंपल सा लॉजिक कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इससे हमारे पास यदि कंपैरिजन किया जाए आयनिक सॉलिड्स से, तो आयनिक सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये आपके पास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात हमने पढ़ा हुआ है कि वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं, और जहाँ पर हमारे पास आपका ऑलमोस्ट जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो हमारे पास आयंस आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। और जब आयंस प्रोवाइड नहीं कराता है तो दैट इज अ रीजन की ये कंडक्टिविटी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास लिखा हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हमने अभी भी बताया कि जहाँ पर बॉन्ड आपके पास छोटा होगा
भले वो कोवेलेंट हो या आयनिक हो, लेकिन वहां पर आपकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, NH3, फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो PH3, फिर ASH3, फिर आपके पास SbH3 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास BiH3। बात समझ में आ रही है हमारे पास। सारे केसेज में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज आपका बढ़ रहा है, और जब साइज एटम का बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो आपका जल्दी हो जाएगा हीट करने पर, और दैट इज द रीजन कि थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट यदि आप आ जाओ ऑलमोस्ट, तो लिवाइस बेस कैरेक्टर, बड़ा सिंपल से लिखा हुआ है। लिवाइस बेस कैरेक्टर क्या होता है, लिवाइस बेस कैरेक्टर होता है जो आपके पास डिपेंड करता है किस पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका लिवाइस बेस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लिवाइस बेस तो जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन रिच, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ना पापा ऐसे सब बिगड़े, तो नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, यस सिंपल सा लॉजिक हमारे पास कि नाइट्रोजन में जो NH3 फॉर्म होगा वो आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिवाइस बेस होगा एज कंपेयर टू अपने ग्रुप में जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं। तो दैट इज द रीजन की जो लिवाइस बेस ऑर्डर आप देख पा रहे हो NH3, फिर सॉरी आपके पास नेक्स्ट देख पा रहे हो लिवाइस बेस कैरेक्टर ऑर्डर जो आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे यहाँ पर, तो ये लिखा होगा NH3, फिर PH3, फिर ASH3 और फिर SbH3। कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन कराने की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है आपके पास, कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि साइज यदि बड़ा होगा तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, जब साइज छोटा होगा तो ही ना इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा। तो दैट इज द रीजन हमारे पास कि नाइट्रोजन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए उसका लिवाइस बेस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और लास्ट हमारे पास आप देख लो सिंपल सा, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, कि जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, तो वो तो अभी हम आपके पास करके आपको दिखाएंगे जब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे आपके पास हाइड्राइड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास पूरा आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जहाँ पर हमने आपके पास पढ़ा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। लास्ट में हमारे रहते हैं इसके यूजेज पे। तो यूजेज में देख लीजिएगा हमारे पास जो पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक, कि जो बोरॉन हाइड्राइड है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोरेन, उसका यूज किया जाता है हमारे पास किसमें, फ्यूल्स में और उसके एडिटिव्स में। एडिटिव्स का मतलब सिंपल सा होता है हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कि जैसे जो फ्यूल्स होते हैं, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि यदि फ्यूल मान लीजिए आपके पास 1 लीटर है, तो उसका कितना पार्ट आपके पास उसको वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कितना पार्ट आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यस ऑलमोस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो वही कंडीशन है कि फ्यूल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हमारे पास यूज किया जाता है जो आपके पास ये रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स होते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट जो दूसरा हाइड्राइड है SiH4, ये आपके पास किया जाता है क्या, हाई प्योरिटी सिलिकॉन को बनाने के लिए। और जो सिलिकॉन होते हैं आपने पढ़ा होगा कि ये आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिससे ट्रांजिस्टर बनते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास ऑलमोस्ट मेन जो पार्ट्स हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के वो बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्योर सेमीकंडक्टर का। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो दैट इज द रीजन कि ये थे यूजेस, और यहाँ से आपके पास ये टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास आते हैं, थर्ड नंबर आपके पास मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब इसको हम आपके पास मेटेलिक, इसका मतलब समझिएगा जरा, मेटेलिक का मतलब ये है कि मेटेलिक तो देखिए आयनिक वाला भी था, अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें ये होता है कि जो मेटल होती है वो आपके पास या तो डी ब्लॉक की होगी और या फिर हमारे पास एफ ब्लॉक की होगी, है ना। वो कौन सा ब्लॉक था, वो एस ब्लॉक था। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप किस में आता है, एस ब्लॉक में, और 13 से लेकर के 18 तक किस में आता है, पी ब्लॉक में। बीच वाला जो होता है 3 से लेकर के 12 तक वो होता है किसमें, डी ब्लॉक में, और नीचे जो होता है वो 6-7 वाला ही पीरियड वही होता है हमारे पास किसमें, एफ ब्लॉक में। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास किसके, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक में आपके पास 2 सीरीज होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है लैंथेनाइड और एक होती है एक्टिनाइड। क्लियर, ये 2 सीरीज होती है हमारे पास। तो ये 2 सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं हमारे पास रेस्पेक्टिव ऑलमोस्ट हाइड्राइड्स। अब बात आ रही है हमारे पास, इसको इंटरस्टिशियल क्यों बोल रहे हैं। इंटरस्टिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहें, तो छोटा सा एग्जांपल इसका यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास La का, दैट मीन्स लैंथनम का। लैंथनम का हो जाएगा हमारे पास La और H 2.87। क्लियर। अब ये जो H 2.87 हमारे पास है, तो इसमें आप देखिए जरा सिंपल सा लॉजिक
कि लेंथनम हमारे पास है 1 एटम है और इसके कितने एटम्स हैं 2.87। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये आपके पास एक फिक्स स्टिचोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यही जो हाइड्राइड्स होते हैं इनको बोलते हैं क्या, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। नॉन स्टिचियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जहां पर जो एटम्स का रेशियो है वो आपका होल नंबर पे ना हो। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया नॉन स्टिचियोमेट्रिक। इस केस में होता क्या है कि जैसे आपके पास हमने आपको पढ़ाया कि जैसे ये सॉलिड है, अब जब हम इसमें हाइड्रोजन आपके पास कंबाइन कराएंगे तो हाइड्रोजन कहाँ जा करके कंबाइन हो जाएगी, हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगी वहाँ पर जहाँ पर आपके पास स्पेस दिया गया है, वहाँ हाइड्रोजन जा करके कंबाइन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। ऐसे ही करते करते क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन वहाँ जा करके कंबाइन हो रही वाइड में, उसी को बोलते हैं क्या, इंटर स्टीशियल एटम। क्लियर? और ये जो हमारे पास स्पेस होता है वाइड, इसी को बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल साइट। बात समझ में आ रही है कि मतलब आपके पास सॉरी TIAL इंटरस्टिशियल, और यहां पर भी सेम कंडीशन। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए जरा, हमारे पास इंटरस्टिशियल का क्या है। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्पेस होता है, क्लियर, किसके बीच में, हमारे पास जो एटम्स के बीच में स्पेस होता है यहाँ पर सॉलिड्स के, मेटल के, उसके बीच में जाकर के हाइड्रोजन चली जाती है। तो साइट का मतलब क्या है, साइट का मतलब एक लोकेशन है जहां पर जाकर के हाइड्रोजन ट्रैप होगा। तो ये हमारे पास क्या, लोकेशन, और जो जाकर के वहां ट्रैप होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल एटम, है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या फिर मेटालिक हाइड्राइड। क्लियर? नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें रेशियो आपका फिक्स नहीं रहता। अब ऐसा नहीं कि ऐसा इसमें कोई हाइड्राइड इनके थ्रू ऐसा फॉर्म नहीं होता जिसमें होल नंबर में ना होता, होते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। कुछ आपके ऐसे भी होंगे जो स्टिचियोमेट्रिक होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको हम बता दें तो आप देख लो जरा, जैसे आपके पास हो गया एक ऑलमोस्ट लेंथनम का, क्लियर, ऐसे ही हमारे पास हो जाएंगे आपके पास टाइटेनियम का, हो जाएगा TI, फिर उसके बाद H 1.8, फिर ऐसे हो जाएगा जिरकोनियम का ZrH 1.9। क्लियर? तो मतलब ये आपके पास हो गए। ऐसे ही हमारे पास ऑलमोस्ट एक हो जाएगा वैनेडियम का VH 1.6, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास नियोबियम 0.7, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास पैलेडियम का H 0.7। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि सारे केसेज में आपके पास जो रेशियो आ रहा है एटम्स का वो होल नंबर पे नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हाइड्राइड सारे के सारे कैसे हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। क्लियर है? अब कुछ हाइड्राइड्स इसके ऐसे होते हैं जो हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक होते हैं, जैसे कि आपके पास कोबाल्ट, जैसे आपके पास आयरन का हो गया, फिर जैसे हमारे पास क्रोमियम का हो गया। तो ये हाइड्राइड्स कुछ ऐसे हैं जो आपके पास होल नंबर रेशियो रखते हैं। और यहाँ पर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, आप ये समझ लो कि पैलेडियम मेटल मान लीजिए है, हम कहते हैं पैलेडियम है, तो जितना वॉल्यूम पैलेडियम का होगा उस वॉल्यूम का 935 टाइम्स हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है हमारे पास। अब आप समझ लो, कंडीशन को समझ में आ रही है? इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके पास जो हाइड्राइड्स होते हैं तो उनका मेन यूज क्या होता है, हाइड्रोजन का स्टोरेज करना, कि पैलेडियम का जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 935 टाइम्स हाइड्रोजन वो ट्रैप कर लेता है। और इसको हम कैसे निकालते हैं, जब हम इसको पैलेडियम को हीट करते हैं इसका हाइड्राइड, तो वहाँ से आपके पास इतना वॉल्यूम हाइड्रोजन का क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि हाँ हमारे पास इतना ज़्यादा हाइड्रोजन था। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो ये था हमारे पास कंडीशन। इसको हमने इंटरस्टिशियल क्यों बोला ये हमने पूरा आपको बता दिया। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक भी होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली। यहाँ से हमारे पास ये फिनिश हो गया। अब यदि हम इसके प्रिपरेशन मेथड पे जाएं तो प्रिपरेशन मेथड इसका बड़ा सिंपल सा रहता है हमारे पास, कि यहाँ पर यदि हमारे पास कोई भी मेटल है हम उसको हाइड्रोजन के साथ क्या कर दें, हीट कर दें। क्या प्रिपरेशन में देख लो आप, प्रिपरेशन में कि मतलब यहाँ पर ये जो मेटल हो गई डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, इसको हम क्या कर दें, हाइड्रोजन के साथ क्या कर दें, आपके पास हीट कर दें एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे।
जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम हीट कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास मिल जाएगा हमको क्या, मेटेलिक हाइड्राइड। क्लियर। ये हाइड्राइड्स इतना नहीं पूछे जाते हैं, हाइड्राइड्स 2 ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपके पास सिंपल सा बेसिक इसका आपका नॉलेज दे रहे हैं कि ये कंडीशन हमारे पास होती है जिससे कि हम मेटेलिक हाइड्राइड्स आपके पास फॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। आगे हमारे पास आ जाते हैं इसके प्रिपरेशन पे, हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, तो देख लेते हैं ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, अब देखिएगा बोर्ड में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही होगी, बड़ी सिंपल सी, कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं हार्ड होते हैं, पोजेज मेटेलिक लेस्टर, ऑब्वियस सी बात है चमक होती है, कंडक्टिविटी होगी क्योंकि मेटल होती है उसमें, एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑब्वियस सी बात है जब मेटल है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर है, मेटेलिक हाइड्राइड्स आर लेस डेंसर देन द पेरेंट मेटल, दिस इज ड्यू टू द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ लैटिस ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आयनिक हाइड्राइड्स था उसमें बिल्कुल स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो रहे थे क्योंकि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था। यहाँ पर एड्जॉर्प्शन होता है, मतलब वो जाके ट्रैप होता है, और जब ट्रैप होगा तो कहीं ना कहीं लैटिस का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब लैटिस का साइज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखनी है हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये ब्रिटल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना आयनिक होते हैं हमारे पास। और लास्ट में हाई टेम्परेचर और में मेटेलिक हाइड्रेट्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे हमने बोला पैलेडियम के केस में कि पैलेडियम ने एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन जब आपने उसको हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया और 935 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन उसने क्या किया, वो प्रोड्यूस किया। क्लियर है। सो अब आ जाते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में, फोर्थ नंबर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्लियर। तो अब इस कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में क्या होता है हमारे पास कि एक ट्राईवैलेंट एटम होता है हमारे पास, ट्राईवैलेंट एटम, वो आपके पास किसके साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन के साथ। पहले चीज़ तो ये हो गई, ट्राईवैलेंट एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि जो प्रेजेंस होती है हमारे पास वो आपके पास BH4 माइनस, क्लियर, BH4 माइनस, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट आयन। क्लियर। और या फिर आपके पास AlH4 माइनस, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। क्लियर। कि मतलब ये हमारे पास ऑलमोस्ट आपके प्रेजेंट होते हैं तब जाकर के हमारे पास कोई एक हाइड्राइड फॉर्म होती है। यदि हम इसकी प्रिपरेशन पे जाएं तो प्रिपरेशन बड़ा सिंपल सा है। देखिएगा हमारे पास जैसे हम आपके पास ले लें सोडियम हाइड्राइड, अब सोडियम हाइड्राइड के रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, BF3 के साथ, सॉरी BH3 के साथ। तो जब हम BF3 ले लेते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो हमारे पास हो जाएगा NaBH4। तो अब NaBH4 में देखिएगा हमारे पास BH4 माइनस आयन आ गया और प्लस आ गया हमारे पास क्या, NaF। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स। तो फ्लोरीन आपके पास हो गया 3, सोडियम हो गया आपके पास 4, बोरॉन हो गया सिंगल और हाइड्रोजन हो गया 4। तो ये जो मिला आपके पास इसको बोलते हैं क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। तो यहाँ से एक ट्राईवैलेंट एटम है हमारे पास, ये ट्राईवैलेंट एटम है ना, बोरॉन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, फिर आपका सोडियम भी है, तो डैट इज रिएक्शन किसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। यदि हम आपके पास इसकी एक और रिएक्शन लिखना चाहें तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास, लिख लो LiH का, LiH का। अब LiH की रिएक्शन करा दो आप AlCl3 के साथ, AlCl3, सेम कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, LiAlH4 LiAlH4 प्लस LiCl। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मतलब यहाँ से आप देख पा रहोगे कि आपके पास जो हाइड्राइड फॉर्म हुआ ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये थे हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। इन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में हुआ क्या हमारे पास, सिंपल सा लॉजिक कि एक ट्राईवैलेंट एटम आपका हाइड्रोजन के साथ कंबाइन था, फिर उसमें जब हमारे पास इन आयंस की एंट्री हुई तो वहाँ से आपके पास वो हाइड्राइड आपका कन्वर्ट हो गया किसमें,
रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में। क्लियर है? अब आ जाते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा। फिफ्थ नंबर आपके पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, तो शायद आपको याद हो हमने शुरुआत में छोड़ दिया था एक हाइड्राइड MgH2। तो हमने बोला था कि बी और Mg फॉर्म नहीं करते आयनिक, जिसमें बी तो कर देता है कोवेलेंट, ये तो पढ़ा दिया था। MgH2 के बारे में क्या है, तो MgH2 वहां पर बोला था इंटरमीडिएट है। क्यों है इंटरमीडिएट? क्योंकि देखो हाइड्राइड्स में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो आयनिक होगा, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो कोवेलेंट होगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम और ज़्यादा के बीच में है तो वो होता है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नाइदर EN डिफरेंस सो हाई नॉर टू लो। बात समझ में आ रही है कि ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होता है और ना ही वो बहुत हमारे पास कम होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हो जाता है आपके पास माइल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। माइल्ड का मतलब होता है मिड का। क्लियर? तो हम बोल देंगे आपके पास ये क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट हाइड्राइड। और ये अकेला ही नहीं, ऐसे और भी हाइड्राइड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे CuH, फिर आपके पास हो गया ZnH2, फिर हो गया आपके पास CdH2, फिर हो गया आपके पास HgH2। तो ये सारे के सारे जो हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। कहने का मतलब कि इनमें जो सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस है वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। तो हमने आपके पांचों हाइड्राइड्स पढ़ लिए, जिसमें हमने डिटेल से पढ़े थे पहला और दूसरा, क्योंकि वही मोस्टली आपके पास है अभी भी और 12th में भी। भाषण में आ रही है हमारे पास। बाकी हाइड्राइड्स के बारे में नॉर्मली आपका जितना बेसिक्स होता है सारा हमने क्लियर कर दिया। तो ये था टॉपिक आपके पास हाइड्राइड का। आपको समझ में आया होगा कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट कितना ज़्यादा टाइम हमारे पास इसमें कंज्यूम हो गया। बात समझ में आ रही है? समझना है ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं होंगे तो कंपटीशन में इनसे छोटे छोटे MCQs पूछे जाते हैं, फिर आप नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही? सो अगला टॉपिक हमारे पास होगा बोरेन एज वेल एज वाटर पे, और वाटर में सिर्फ सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर नहीं। बात समझ में आ रही है? सारे टॉपिक्स डिटेल से पढ़ेंगे, बशर्ते आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। सो अच्छे से पढ़िएगा, पूरा रिपीट करिएगा, हमारे पास एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट आएगा। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।